कहते हैं कि भाग्य का निर्माण तो हर कोई करना चाहता है, उस बारे में सोचता है, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने सक्सेसफुल परिवार का निर्माण भी करना चाहते हैं, उस बारे में सोचते हैं। नमस्कार, मैं जरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का घर परिवार के आज के अंक में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि घर परिवार में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक विशेष टॉपिक जिस पर हम चर्चा करते हैं, और वो चर्चा जो होती है वो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ी हुई होती है। और ऐसा ही विषय के साथ बिल्कुल हम तैयार हैं, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं घर परिवार का आज का विषय। जी हाँ, घर परिवार का हमारा आज का विषय है इंजीनियरिंग, विकास की आधारशिला। हम सब जानते हैं कि सोच और सपनों को हकीकत में जो बदलने का काम होता है वो होता है इंजीनियर्स का। आज है 15 सितंबर, बेहद ख़ास है आज का दिन, क्योंकि आज के दिन हम सब मनाते हैं, पूरा राष्ट्र मनाता है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के एक महान अभियंता मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया जी की याद में उनके जन्म दिवस के तौर पर हम इस दिन को मनाते हैं, और पूरे देश के जितने भी अभियंता हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये दिन उनको समर्पित होता है। साथ ही एक और चीज़ आपको बता दें, आज है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, लेकिन साथ में एक बहुत ही खास दिन आज और है जिसके लिए पूरा दूरदर्शन परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो है आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस। तो चीज़ें हम दोनों को शामिल करेंगे, आगे बातचीत करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर दिवस किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है इसमें, किस किस तरह से ये हमारे जीवन से, हमारे देश के विकास से जुड़ा हुआ है, इन सब पहलुओं पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यतीश कथेरिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। आप उप महानिदेशक हैं दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, लखनऊ से। साथ ही आप IETE एवं अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत सारी जानकारी हम आपसे लेंगे। सर, शुरुआत जैसे कि हुई है कि आज इंजीनियर दिवस है, 15 सितंबर है, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये दिन जो है आज का, वो किन मायनों में ख़ास है और क्यों हम इसे मनाते हैं? जो 15 सितंबर का दिन है, हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ना केवल ये इंजीनियर्स के लिए बल्कि सारे भारतवर्ष के निवासियों के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है और वो ही एक जनक थे जिनकी वजह से भारतवर्ष में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे भारतवर्ष विश्व स्तर पे आगे बढ़ा जी। और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स में उनकी देन है जी। इस वजह से ये दिन हम सभी लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इंजीनियरिंग है वो हर एक व्यक्ति के जीवन के पहलुओं को कहीं ना कहीं से ज़रूर छूता है, और उस बारे में हम सर आपसे आगे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने इस चीज़ को जान लिया है कि आज का दिन जो है वो मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया जी की याद में है, तो हम उनके जीवन पर सर चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। वो किस तरह के इंजीनियर थे, क्या कुछ उन्होंने खास किया? इनकी जो उपलब्धियां देखी जाएं विश्वेश्वरैया साहब की, तो वो तो अनगिनत हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं। जैसे इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था जी। उसके साथ में ही इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि किसी एक साधारण आदमी को ये मुहैया नहीं होती हैं। ये किसी ना किसी जो अच्छी पर्सनालिटीज़ होते हैं, काफ़ी जिनके अंदर टैलेंट होता है, जिनकी वजह से देश ने बहुत कुछ हासिल किया होता है, उन्हीं को इन सब चीज़ों से याद रखने के लिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ इनसे जुड़े एक आध रोचक प्रसंग भी हैं जी। जैसे एक मान के चला जाता है कि ये ज्ञानी आदमी है, वो ज्ञानी आदमी एकदम ज्ञान से भरा हुआ होगा, लेस प्रैक्टिकल, मोर थ्योरेटिकल होगा, लेकिन जैसे उनके बारे में कहा था वो लगभग 100 वर्ष तक जिए थे। लोगों ने उनसे पूछा, आखिर समय तक, अपने वृद्धावस्था तक भी वो काफ़ी एक्टिव रहे थे। उन्होंने, जैसे किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना एक्टिव रहते हैं जी। क्या बुढ़ापा आपको नहीं आ रहा है? तो उनका एक सीधा सा कहना यह था कि भाई, बुढ़ापे ने कई बार मेरे पास आने की कोशिश की, उसने जब मेरे घर का दरवाज़ा नॉक किया तो
तो मैंने पूछा किसको ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने कहा विश्वेश्वरैया जी को। उन्होंने कहा नहीं वो है नहीं। इसका मतलब ये है कि आदमी को अपना दिमाग भी हल्का रखना चाहिए, ज़्यादा फालतू की टेंशन्स नहीं पालनी चाहिए, तभी वो जिन कामों के लिए भी उसको रखा गया है वो काम को पूरी मेहनत से और पूरी लगन से कर पाएगा, जब अपने दिमाग को वो शांत रखेगा और हल्का रखेगा। अब ये बात तो हो गई उनकी जीवन शैली के हिसाब से कि वो कितने रिलैक्स्ड रहते थे। अब उनकी योग्यता की बात करें तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, एक बार ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद में बर्थ पे लेटे हुए थे, उड़ गए, बड़े ध्यान से कुछ सुनने लगे। थोड़ी देर सुनने के बाद आसपास के जो उनके सहयात्री थे जी, उन्हें लगा पता नहीं ये बंदा क्या ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है। फिर एकाएक वो उठे और उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी। जी, स्टाफ आया, उसने उनसे कहा कि आपने तो ये क्राइम कर दिया, आपको चेन नहीं खींचनी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं, इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था। जी, तो लोगों ने उनकी बात को थोड़ा सा हल्के में ले लिया। हाँ, फिर स्टाफ ने जब उनसे कहा कि आप कौन हैं, तो बल्कि ये सवाल बाद में पूछा गया, उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो आवाज़ आ रही थी ट्रेन हाँ, की, वो इससे चेंज हो पता लग गई रहा था थी, कहीं पे बिल्कुल। पटरी में क्रैक है। जी, तो वो स्टाफ इनके साथ गया, थोड़ी दूर जाने के बाद में देखा कि पटरी को जोड़ने के लिए जो नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो खुले हुए थे। अगर ट्रेन उस जगह तक पहुंचती तो शायद ट्रेन में जो भी लोग थे कोई बड़ा हादसा होता, बिल्कुल। जान माल का काफ़ी नुकसान होता। जब वो वापस अपने सीट पे लौट के आए तो उन्होंने पूछा कि आपकी तारीफ़, तब उन्होंने बताया कि मैं विश्वेश्वरैया हूँ। तो जी। इस तरीके की चीज़ों से, क्वालिटीज़ से जो आदमी एकदम भरा हुआ हो, बिल्कुल। उसको तो याद करने का हर साल बनता है प्रत्येक भारतवासी। सर, कहा जाता है कि अपने फील्ड के महारथी होना, भारत रत्न मिल जाना या इस तरह की बातें जब निकल कर आती हैं तो समझ में आता है कि ये कोई एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। ऑब्वियसली कुछ बहुत चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें की हैं, तब हम उनको याद कर रहे हैं और इस तरह से उनके नाम पूरा एक दिन हमने कर रखा है। सर, जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति समाज से और देश से उस चीज़ को जोड़कर ज़रूर देखता है। तो जब हम विकास की बात करते हैं और ख़ासकर जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो आपके हिसाब से किस तरह से ये जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, वो किस तरह से हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है और मैं खुद एक अभियंता हूँ तो मैं थोड़ा सा पार्शियल हो जाता हूँ। मेरा ये मानना होता है कि देश में भी कुछ भी हो रहा है, विश्व में कुछ भी हो रहा है, बगैर अभियंताओं के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। कारण ये है कि अगर मेरे को अपना कोई काम करना है, अपना मकान भी अगर बनवाना है, तो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह कुछ मटेरियल मंगाना होगा। उस मटेरियल को मंगाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी होगी। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कोई साधन यूज़ कर रहे होंगे। जी। साधनों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अच्छी रोड्स चाहिए। जी। उसके बाद जब आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको उसके लिए एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होंगे, आईटी के सिस्टम्स होंगे और बाकी कंप्यूटर वाली चीज़ें होंगी। तो यार ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली बेस्ड हैं। तो मेरा मानना ये है कि बगैर इंजीनियरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे विकास हो चाहे मेंटेनेंस हो। बिल्कुल। क्योंकि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, हमारा कोई साथी का रोड एक्सीडेंट में उसको कोई फ्रैक्चर हो जाता है, मेजर फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पहले ऑपरेट करते हैं, उसके बाद में ड्रिल करके स्क्रू लगाते हैं और प्लेट लगाते हैं। वो भी इंजीनियरिंग है। तो डॉक्टर साहब को भी इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है। उसके बाद जब हम लोग दांतों की बात करते हैं, दांतों को अगर चमकाने की भी बात करते हैं तो एक मशीन होती है, उसमें कुछ ग्राइंडर टाइप का लगा रहता है, उससे दांतों को चमकाते हैं। टूथ इम्प्लांट भी करना होता है तो पहले उस जगह को साफ करता है, वो डॉक्टर का रोल है। उसके बाद में वहाँ पे ड्रिल करके हड्डी में वहाँ पे एक स्क्रू लगाता है, तब दांत को लगाता है, तो वो भी इंजीनियरिंग है। तो मेरे को लगता है बगैर इंजीनियरिंग के तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर, कहने का मतलब है, बात यही निकल कर आती है कि जीवन में या आज के समय में हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड की अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में इंजीनियरिंग से संबंधित ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारी ये जो आज की चर्चा है हम इसको ऐसे ही जारी करेंगे, घर परिवार की चर्चा, और बहुत ही अच्छी बात हमें पता चल रही है जो सर बता रहे हैं हमें फ़िलहाल। लेकिन जैसे कि शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि आज का दिन एक और मायने में बेहद ख़ास है, वो है आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस। हम सब जानते हैं बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे दूरदर्शन का, और इस पर आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म।
सत्यम शिवम सुंदरम सूत्र वाक्य को लेकर जनतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ दृश्य प्रचय माध्यम यानी दूरदर्शन ने 15 सितंबर 1959 में आकाशवाणी भवन के 5वें तल के एक छोटे से कमरे से अल्पकालिक प्रसारण से अपनी यात्रा शुरू की। आज 65 वर्षों का सफर तय किया है। निसंदेह दूरदर्शन परिवार के लिए गर्वित होने का क्षण है। लोक सेवा प्रसारक की भूमिका में सूचना, शिक्षा और संचार यानी इंफोटेनमेंट में डेट के साथ अपनी यात्रा अनवरत जारी रखे हुए है। दूरदर्शन अपने गौरवशाली अतीत के आंकलन के साथ साथ लगातार बदलते परिवेश, परस्पर प्रतिस्पर्धा, बाजार की चुनौती को स्वीकार करते हुए स्वयं का आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने के साथ साथ खुद को भविष्य के आईने में तराश रहा है। मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक विषयों पर डेली परिचर्चा फीचर एवं उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित कर सामाजिक व शैक्षिक विकास में अतुलनीय योगदान दे रहा है। दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल के साथ साथ डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी किसान, डीडी भारती, डीडी इंडिया इंटरनेशनल व पूरे भारत में क्षेत्रीय चैनल भी चला रहा है। ये क्षेत्रीय चैनल प्रदेश की भाषा, संस्कृति, लोक संगीत, लोक कला व क्षेत्रीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सार्थक मंच उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दूरदर्शन के खूबसूरत इतिहास को, जो इतिहास रहा और जो आने वाली चीज़ें हैं उसको बयां करता है ये खूबसूरत सा क्लिप था सर। और इसी के साथ ये जो हमारी आज की चर्चा है उसको फिर से जारी करते हैं। सर, आपने बताया कि देश के विकास में इंजीनियर्स का रोल कैसा है, लेकिन जब हम इस दिन को मनाने की बात करते हैं 15 सितंबर को यानी राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, तो क्या कुछ और भी देश ऐसे हैं जो इस तरह के दिन को मना रहे हैं और उनका क्या मोटिव होता है? सारे देशों का, पहले तो ये बता दूं कि हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत सारे देशों में अलग अलग तारीखों में जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स एज ए होल, विश्वेश्वरैया साहब की याद में नहीं बल्कि उनके देश का जो बड़ा इंजीनियर हुआ उसको याद करके बहुत सारी कंट्रीज़ में मनाया जाता है। चाहे तुर्कमानिया हो, जैसे अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है, इटली है, टर्की है, ईरान है, बेल्जियम है, रोमानिया है। इन सारे देशों में अलग अलग तारीखों में वहाँ के जो निर्माता हैं, जो वहाँ के अभियंता हैं, उनको याद किया जाता है और वहाँ का अभियंता दिवस अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है जी। लेकिन साथ में ही एक अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस भी होता है। अच्छा, पूरा विश्व मना रहा है उस पूरा विश्व मनाता है। सारे देश अपने जो विकास में जो लोग लगे हुए थे, जिनकी वजह से विकास हुआ, उनको याद करने के लिए अलग अलग तारीखों में याद करते हैं। सर, दो चीज़ें निकल कर आई, जैसे आपने अभी हमसे जिक्र किया इस बात का कि विकास में, देश के विकास में किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं अभियंता, किस तरह से इंजीनियरिंग का रोल है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं, वहाँ की भी अगर हम देखें इंजीनियरिंग वो भी बहुत हाई लेवल की है। तो विकास, और जब हम बात करते हैं विकसित देश और ये जो विकासशील देश हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है और उसमें जो अभियंताओं का रोल है वो क्या है? आपने बहुत अच्छी बात ये करी। जैसे जो विकसित देश हैं, पूरी तरह से जो विकसित हो चुके हैं, अमेरिका एटसेट्रा जी, इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लासों में पढ़ते हैं, जो होते हैं व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो वो कहते हैं माई फादर्स नेम इज श्री सच एंड सच। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फादर्स नेम के बाद जब बात करते हैं तो सीधे नाम बता देते हैं जी। इसी तरीके से जो विकसित देश हैं, मेरी ये विचारधारा है कि शायद वो ये भूल चुके हैं कि उनके विकास के पीछे कुछ टीम ऑफ इंजीनियर्स का योगदान रहा था, तो वो शायद नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो विकास अभी कर रहे हैं देश, विकासशील हैं, वो विकासशील देश अभी भी अपने आप को याद करते हैं और जो इंजीनियर्स के योगदान हैं उनको याद करने के, जिन हमने देशों का भी आपको नाम दिया, इसमें आपको विकसित, पूर्णतः विकसित देश जो हैं उनका नाम एक भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जब कोई संकट होता है तभी हम लोग जो है ऊपर वाले को याद करते हैं। उसी तरीके से हम विकास कर रहे हैं तो हम वो रीजन देखते हैं हम किनकी वजह से विकास कर पा रहे हैं, बिल्कुल, तब हम लोग अभियंताओं को ज्यादा याद और शायद ऐसा मेरा मानना है। शायद जो माइंड है वो भी ज्यादा काम कर रहा होता उन देशों का, क्योंकि अभी हमें उस कतार में जाना है, हमें आगे बढ़ना है,
तो जो इंजीनियर्स हैं वो शायद विकसित देशों से ज़्यादा कोशिश में और कामयाबी की राह में आगे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और चीज़, जब हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद इस वक्त टीवी देख रहे हों, वो करना चाहते हों या कर रहे हों, तो जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं एज अ करियर, तो आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग में आज के समय में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ का मैं कभी कभी एक छोटा सा मैं प्रोवर्ब यूज़ करना चाहता हूँ। लोग यूज़ करते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। मेरा कहना सिर्फ ये रहता है कि देयर इज़ नो लिमिट, बिकॉज देयर आर फुटप्रिंट्स ऑन द मून। इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से हम लोग हर क्षेत्र में जा सकते हैं। अब आज की तारीख में अगर हम लोग गिनना चाहें कि कितने प्रकार की इंजीनियरिंग होती है, पहले केवल कोर इंजीनियरिंग होती थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। उसके बाद में अगर बायो की फील्ड को लेकर चलें, बायो मेडिसिन अलग है, बायो टेक्नोलॉजी अलग है। इसी तरीके से अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी अलग है, मैकाट्रॉनिक्स अलग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अलग है, केमिकल अलग है, पल्प एंड पेपर अलग है। मतलब इतनी ब्रांचेस इंजीनियरिंग की हो सकती हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जीवन का कोई भी कोना ऐसा बचा होगा जहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है और वो इंजीनियरिंग से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ा हुआ ना हो। बिल्कुल। तो इस वजह से स्कोप तो बहुत है। जी सर, ये थोड़ा सा आपने जिक्र कर ही दिया, तो हम यहीं पे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को या वो जो बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और शायद कन्फ्यूजन है उनको कि किस फील्ड को, या इनमें जो बहुत सारी शाखाएं हैं किसको चुने, तो क्या आप कुछ गाइड करना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, 12th के बाद ही उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं जी। सबसे बड़ा एग्ज़ाम और सबसे ज़्यादा आकर्षक जो होता है बच्चों के बीच में वो IIT एंट्रेंस होता है। इसमें शुरुआत में पहले एक मेंस एग्ज़ाम होता है। ये एक फ़िल्टर आउट करने की चीज़ें होती हैं जिसमें आप स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद एडवांस लेवल पे भी होता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं। एडवांस लेवल जब आप क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ के बाद में, उससे आपको IITs में एंट्रेंस मिलता है। साथ ही साथ जो JEE मेन का एग्ज़ाम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ JEE मेन के स्कोर पे अपने यहाँ एडमिशन देती हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी इस तरीके से हैं। और जो भी उनको ब्रांच पसंद है, पहले से ही उसमें उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो उनका झुकाव किस तरफ है, बिल्कुल, उनकी लाइकिंग क्या है। नहीं तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को कहें कि मैकेनिकल पढ़ो, तो पढ़ाने को तो आप पढ़ा देंगे, लेकिन बाद में क्या वो उतनी इच्छा से काम कर पाएगा? बिल्कुल सही बात। और ये चीज़ें हैं, हो रही बहुत सारे बच्चों के साथ कि शायद कन्फ्यूजन के चक्कर में जो एडमिशन है वो गलत फील्ड में ले लिया और आगे जाकर के शायद उनको उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो वो कर सकते थे और करना चाहिए। जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग विकास की आधारशिला। और सर, बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारी बेहतरीन बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जब हम बात करते हैं बदलाव की, जैसे आपने भी अपने समय में इंजीनियरिंग की होगी, उस वक्त का सिनेरियो और जो आज का सिनेरियो बहुत बदल चुका होगा इंजीनियरिंग को लेकर के। बहुत शायद उस वक्त मेहनत होती होगी और अभी शायद बढ़ गई हो, या बच्चे जो हैं वो उसको थोड़ा लाइटली लेने लगे हो। तो आपके हिसाब से तब के ज़माने में और अब में इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं? 2-3 बड़े एग्ज़ाम हुआ करते थे एंट्रेंस के लिए, कि IIT का होता था, एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अपना ये मोतीलाल नेहरू जो अब NIT इलाहाबाद बन गया है प्रयागराज, ये हुआ करता था, और एक रुड़की का होता था। 3 मेजर ये एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। अधिकतर लोगों की नज़र रहती थी MNR की तरफ, क्योंकि यही एक मंझोली क्वालिफ़िकेशन वाले लोगों के लिए अच्छा एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, जिसको ये लोग आसानी से सहूलियत से क्वालिफाई कर रहे थे। IIT में क्रीम जाता था, और रुड़की में चूँकि सीट्स कम होती थी, केवल एक कॉलेज के लिए होता था, तो इस वजह से उसमें कम लोगों का सिलेक्शन होता था। मुझे अभी भी याद है कि 84 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय टोटल लोग सेलेक्ट हुए थे 1024। अगर हम केवल आज अपने यूपी की बात करें तो 1024 के आसपास हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस समय भी बच्चों को पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ना पड़ता है। उस समय भी जो मेरिटोरियस बच्चे होते थे वो क्वालिफाई करते थे, आज भी करते हैं। फ़र्क केवल इतना आया है कि लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत लगती है, वही मेहनत पहले भी लगती थी। बिल्कुल।
और दूसरी बात है कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स उस समय भी कमी थी, आज भी कमी है। आज हमारे पास इंजीनियर्स बहुत हैं, लेकिन शायद वो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मापदंड पे खरे नहीं उतर रहे हैं। इस वजह से लोग कहते हैं कि स्ट्रगल बढ़ गया है। सर, जैसा कि आपने कहा इंजीनियर्स बहुत हैं और जो लैक कर रहा है आज के समय में वो मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स, जो Exactly. क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है। हाँ। एक सर जहन में चीज़ आ रही, ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा मेहनत उस वक्त भी थी और अब भी है। कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में अगर मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं बहुत आगे लेवल तक जा सकता है और बहुत कुछ बहुत ख़ास बहुत अच्छा उस फील्ड में कर सकता है। जैसे कि सर देखा था किसी एक इंटरव्यू में कि एक म्यूज़िशियन थे जो गिटार बजाते थे और गिटार बजाते बजाते उनके जहन में आया, फॉरेन कंट्री की बात है, यहाँ की नहीं है, उनके जहन में आया कि उनको भी इंजीनियरिंग करनी है। अब लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहा कि भाई ये तो गिटार बजाते हैं, इनको क्यों इंजीनियरिंग करनी है। बाद में उन्होंने बताया कि मुझे गिटार के जो वायर्स हैं, जो उसकी वोकल्स हैं, उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना है, इसलिए इंजीनियरिंग करनी है। तो अपने आप में ये चीज़ बहुत ख़ास हो जाती कि उतना लगन, उतनी मेहनत अगर हमारे अंदर है, हमें लगता है हमें करना है, तो अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तभी जाके सक्सेसफुल होंगे। और शायद यही चीज़ें अब लैक करती हैं। अब शायद ये लैग ना कर पाएँ, इसका कारण ये कि जो हम लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जी इसमें कुछ ऐसा है, मैंने उसको बहुत डीप स्टडी नहीं किया है, जी। लेकिन कुछ उसमें ये है कि एक आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मैथमेटिक्स होनी चाहिए। कभी भी आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी हुई है 10th लेवल पे या 12th लेवल पे, तो आप किसी भी स्ट्रीम के होते हुए इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस तरीके कुछ है, अगर इसको डीप स्टडी किया जाएगा तो पूरा ही निकलेगा। तो शायद इस तरीके के सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी दिमाग में एक बात कौंधती है, बिल्कुल, जैसे बिजली चमकती है बरसात के समय में, उस तरह से दिमाग में एक बात कौंधती है। इंसान को ये लगता है कि मेरे को काश ये मालूम होता, तो उसके लिए वो पढ़ाई करना चाहता है। तो वो रास्ते खुले होने चाहिए, वो पढ़ाई करके उसका ज्ञान ले सके और अपने जीवन में जैसे भी इस्तेमाल करना हो वो इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल सर, इस बारे में हम और भी आपसे जानेंगे। दर्शकों, आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं इंजीनियरिंग विकास की आधारशिला पर और बहुत सारी जानकारी सर ने हमें दी और सर अभी और भी बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल दर्शकों, वक्त आ गया कि घर परिवार के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ा जाए। और हम सब जानते हैं सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं हम सब के लिए लेकर आते हैं। बहुत बार हम लोग अवगत होते हैं उनसे, बहुत बार हमें उस बारे में मालूम नहीं होता है। और जब हमें मालूम नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम उन चीज़ों का, उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं संगठन में शक्ति। तो आइए देखते हैं हमारा घर परिवार का ये सेगमेंट। आधुनिक युग डिजिटल युग है। यहाँ हर एक सुविधा, हर एक काम अब डिजिटल मोड पर होने लगा है और प्रशासन द्वारा ये लगातार कोशिश की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा जा सके। इसी कोशिश का एक रूप है बीसी सखी केंद्र। ग्राम पंचायत लेवल पर डिजिटल लेन देन की सुविधा को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया बीसी सखी केंद्र, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में भी ये अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। कहते हैं ना, जिस परिवार की महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं वो परिवार सशक्त परिवार बनता है, और जब एक सशक्त परिवार बनता है तो एक सशक्त समाज बनता है, और कई सारे समाज मिलकर, सशक्त समाज मिलकर एक विकास जो पूर्ण देश कहलाता है उसका निर्माण करते हैं। तो बीसी सखी वो छोटी सी इकाई ज़रूर है, लेकिन उस नींव का एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत पत्थर माना जा सकता है। आज ऐसे ही हम पहुंच चुके हैं बीकेटी से जुड़े हुए महिगवा गांव में, जहां बीसी केंद्र की बीसी महिला बीसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शाजिया बानो जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बीसी सखी कैसे बनी, क्या कुछ योग्यता थी इस पात्र के लिए, आपने कैसे अप्लाई किया? एकता महिला स्वच्छता समूह, उसमें हम अध्यक्ष बने। उसके बाद मैम हम लोग समूह चला रहे थे, फिर मेरे पास ब्लॉक से कॉल आया कि जो है आपको जो है क्या समूह मतलब जो है एक सुविधा आ रही है और उसमें ऑनलाइन फॉर्म भर दिए। तो हमने फॉर्म भर दिया, उससे हमको ये क्या कहते हैं बीसी सखी का काम मिला। तो बीसी सखी बनने के लिए, इसके लिए क्या कुछ पात्रता होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या कुछ शिक्षा होनी चाहिए स्पेशल, क्या कुछ होना चाहिए? इसमें इंटर पास होना चाहिए और मैम 3 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से मुझे सेलेक्ट करा गया था।
मेरे पास ब्लॉक से कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं। तो मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद फिर हमको जो है बैंक का काम दे दिया गया। उसमें से हमको योगी सरकार ने 75,000 रुपये दिए थे, जिसमें से 75,000 रुपये में 43,000 की FD कराई गई और 30,000 की हम लोगों ने मशीन ली और 25,000 हमको मिला लेन देन करने के लिए, जिससे मैं लेन देन कर रही हूँ। और मैंने उस पर 25,000 से मेरा लेन देन मतलब शुरुआत में तो मैंने खूब अच्छा काम करना शुरू किया। जब मेरा कस्टमर बढ़ने लगे तो मेरे 25,000 कम पड़ने लगे, तो हमने उसमें अपना पैसा और मिलाया। 70-80 हज़ार रुपये हमने कर लिया, उससे लेन देन करने में हमको आराम होती है। और हम यहाँ पैसा निकाल के कस्टमर को देते हैं, मेरी ODM बैलेंस आ जाता है, फिर हम बैंक जाते हैं, वहाँ से निकाल के फिर कस्टमर को ला के सुविधा देते हैं। और इससे हम अकाउंट भी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के अकाउंट भी ओपन करते हैं, और जिससे कि अन्य मतलब बैंकों में 10,000 की लिमिट दी गई है। जैसे कस्टमर कोई मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि आप हमको 20,000 रुपये निकाल के दे दिए और वो अदर बैंक का कस्टमर है, तो उसका हम 10,000 रुपये ही निकाल सकते थे। तो फिर हमने उनसे ये सुविधा कहा कि आप मेरे में अकाउंट खुलवा लिए, हम आपको 30,000 रुपये और 50,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। उससे मेरे कस्टमर बनते गए, जिससे मैं आज कस्टमर मेरे अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं। और मैम पहले तो हम बैंक जाते तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई हमको बैंक में पूछता ही नहीं था, मतलब नए BC बने थे। और जिससे मेरा काम ट्रांजेक्शन अकाउंट ओपन करने लगे, जब से मुझे बैंक भी बहुत सपोर्ट कर रही है। बैंक से लेके ब्लॉक तक हमको सब सपोर्ट करते, सब मेरा नाम। और यह कस्टमर हैं जो मुझे दीदी, मैडम, आंटी, भाभी इन सब नाम से पुकारने लगे हैं। तो BC सखी यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, ये बनकर आप बैंकिंग सुविधाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं, जैसे शाजिया जी लगातार पहुंचा रही हैं। हम बात कर रहे हैं BC सखी बनकर क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे आपने बताया कि अलग अलग लोगों को आप पैसा देती हैं, तो क्या इन सभी लोगों का खाता बैंक में होना अनिवार्य होता है? जी मैम, होना अनिवार्य होता है। तो लोगों को तो लगातार फ़ायदा होता ही चला जा रहा है, लेकिन BC केंद्र खुलने से आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आए? मैम मेरे में बहुत परिवर्तन आए हैं। जैसे मैं घर में खाली खाना पकाती थी और अपने बच्चों को देखभाल करती थी, बस यही कर सकती थी। अब मुझे मैम एक नया काम मिल गया है, जिससे मुझे बाहर के लोगों को पहचानने में भी हो रही, अपने बच्चों की शिक्षक पढ़ाने में भी थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी सकती हूँ और अपने ही बल पे कुछ तक कुछ करके दिखा सकती हूँ। मैम कुछ तो करने लगी हूँ। शाजिया जी, आप लगातार अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं, तो एक अलग ही आत्मविश्वास भी झलकता है जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आप खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, साथ ही साथ अपने परिवार में भी योगदान दे पा रही हैं। तो शाजिया जी, अगर हम बात करें आपके मानदेय के बारे में, तो इस BC सखी बनने के बाद आपका मानदेय क्या कुछ रहता है, कैसे आपको प्राप्त? मैम पहले तो हम लोगों को ऐसे काम मिला, तो ऐसे हम लोगों को 6 महीने तक 4,000 रुपये सरकार ने दिए। 6 महीने के बाद सरकार ने कहा कि 6 महीने मतलब आप लोगों को देंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद आप लोग कमीशन बेस काम करेंगी। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने कमीशन बढ़ाया, उस हिसाब से हम लोग को मिलने लगा। पहला मेरा कमीशन जब मैंने स्टार्ट करा था काम, तो मेरा 500 कमीशन आया था, और आज मेरा कमीशन वही मैम 20,000 हो गया है। तो मेरा तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है ना। जहाँ मैंने मेहनत तो मैम इसमें है ही है, लेकिन पहला स्टार्टिंग मेरी 500 थी, 500 से मैंने आज 20,000 कर लिया है। तो धीरे धीरे मेरा काम बढ़ ही रहा है। आपकी छवि को और ज़्यादा निखार दिया है, अगर कहा जाए इस उपाधि ने, BC सखी की उपाधि ने आपको निखार दिया है। तो उन तमाम महिलाओं को जो आपको देख रही हैं इस वक्त, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, और मैं अपनी महिलाओं से, अपने गांव की समूह महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि वो भी आत्मनिर्भर बने, और जो भी स्कीम आती है समूह से, उसका ज़रूर उपयोग करें और उसका कार्य ज़रूर करें और अपना आत्मनिर्भर ज़रूर बने। तो शाजिया बानो जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लगातार सशक्त होती जा रही हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जीवन में नित्य नए आयाम को छूती रहें। आज हमारे साथ इस अंक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ अभी मौजूद थी BC सखी शाजिया बानो जी। कैसे इस एक सुविधा ने न सिर्फ उनके जीवन को बदला, बल्कि उनको आत्मनिर्भर भी बनाया, साथ ही साथ उनसे जुड़ी हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को भी सशक्त करने में ये BC केंद्र कामयाब हो रहा है। जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व होता है। शाजिया बानो की तरह आप भी अपने घर की बहू बेटियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहिए आगे बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। और सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे जो प्रशासन के प्रयास हैं, उनमें अपना हाथ बटाते रहिए। BC केंद्र के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां ली। BC सखी शाजिया बानो से आपसे मुलाकात करवाई, क्या कुछ सुविधा इस में उपलब्ध होती है ये भी आप तक पहुंचाया। लेकिन अब चलिए आपको ले चलते हैं इस BC केंद्र से क्या कुछ लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, लाभान्वियों को मिल रहा है। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें 5 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता है। आधार लेके आते हैं, पैसा निकलवा के तुरंत अपने घर चले जाते हैं। इतने ही आराम है हमको।
वहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ती है, वहाँ जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, शाम तक के वापस आओ। यहाँ तुरंत काम हमारा हो जाता है, तुरंत पैसा ले मिल जाती है। ऐसे बीमार हुए थे, फट दे पैसा निकाल लेती है। वहाँ इतनी दूर पहुँच कहाँ हम पैबे, बीमार आदमी यहाँ फौरन में मिल जाते हैं कि हाँ बेटिया पैसा हमारा निखारो, तुरंत निखार के देते हैं। तो आपको बीसी सखी से पैसा लेने के लिए क्या कुछ देना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? नहीं, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती, नहीं, आपको तुरंत के तुरंत पैसा उपलब्ध हो जाता है। मिल जाते तुरंत। तो इस सुविधा ने आपके जीवन को आसान बनाया है। हाँ, सर, बीसी सखी की योजना जो है, इस सुविधा है, इससे आपको क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है? कैसे इस सुविधा ने आपके जीवन को आसान बना दिया है? जो आज ये सुविधा गांव में मिल रही है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मैंने देखा है कि दिव्यांग और बूढ़े लोग भी पैसा आकर के निकालते हैं। तमाम सी विधवाएं हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो आकर के पैसा अपना आधार कार्ड दे करके पैसा निकाल लेती हैं। समय की बचत होती है, वक्त की बचत होती है, भागदौड़ से बचत हो जाती है। और यहाँ से कुम्हरावा का किराया 10 रुपया आने में और 10 रुपये जाने में लग जाता है, जिसकी पूरी बचत हो जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे बीसी सखी सुविधा ने तमाम ग्रामीणों के लिए बैंकिंग सेवाओं को उनके द्वार तक ला दिया है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में भी ये पूरा साथ दे रहे हैं। बीसी सखी के माध्यम से लोग अपने अकाउंट से पैसा बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं, उनके भागदौड़ की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है और साथ ही साथ डिजिटल मोड से भी जुड़ पा रहे हैं। तो लगातार प्रशासन की ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और हर सुविधा जो प्रशासन और सरकार द्वारा दी जाती है वो देश भर के हर एक घर, हर एक द्वार तक पहुंच पाए। इस कोशिश में वो लगातार जारी है और हम उनकी ये कोशिश आप तक लगातार पहुंचाते भी रहेंगे। अपने अगले अंक में फिर एक नए गांव से, कुछ नई लोगों से, कुछ नए स्वयं सहायता समूहों से, कुछ नई आत्मनिर्भर होती महिलाओं से और सशक्त होते लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। और इस सेगमेंट के बाद सर जो हमारी आज की घर परिवार की चर्चा है उस पर वापस आते हैं। और जैसे कि आपने स्टूडेंट्स की बात की, आपने बताया कि कितनी मेहनत, लगन की ज़रूरत है, तभी हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई भी फील्ड क्यों ना हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता है। उनको लगता है कि अगर हमने बाहर जाकर पढ़ाई की, फॉरेन कंट्री चले गए, वहाँ से पढ़ाई की, तो हमारी कोई भी जो पढ़ाई है या जिस भी फील्ड में हम स्टडी करें वो बड़ी अच्छी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सर ये क्या एक मिसकंसेप्शन है लोगों का? क्योंकि जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई है, हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ या देखा जाए तो उसी तरह की पढ़ाई हमारे देश में भी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इशू है कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे, बाहर सर्व करेंगे, मल्टीनेशनल को सर्व करेंगे, ये टोटली पर्सनलाइज चीज़ें हैं। इसमें व्यक्ति विशेष की क्या इच्छा है जी, क्या उसकी रुचि है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी अपनी सोच है, तो मेरा सोचना ये है कि अगर आप कुछ चीज़ सीखने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर है, जी, अगर कोई अच्छी चीज़ सीख के आते हैं जिससे समाज का भला हो सकता है जी, तो उसको ला के आप उस समाज के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें जिसमें आप खुद रह रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी सराउंडिंग इम्प्रूव करेगी। तो अगर आप बाहर जाके कुछ पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं और अपने यहाँ कोई कमियाँ देखती हैं तो उसमें उसको यूज़ करने की सोचिए। अच्छा, लोगों के अंदर कुछ ये होता है कि भाई ऐसा तो इंडिया में नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग, जिसको हम लोग अपने टेक्निकल भाषा में ब्रेन ड्रेन बोलते हैं जी, तो लोग जाते हैं अपना दूसरे कंट्री में जाके वहाँ बस गए, वहीं के होके रह गए। बिल्कुल, ये भी उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो जाते हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा लगता है, वो वहाँ रहते हैं। हम लोग भी जैसे लखनऊ के रहने वाले हैं जी, अगर हमें लगा कि मेरे को दिल्ली में रहने में अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ायदा होगा, यहाँ से आदमी ने वाइंड अप किया, दिल्ली में जाके रहने लगा। तो ये टोटल ये पर्सनल है कि आदमी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। ये एक अलग बात है कि जैसे विकास किए हुए देश हैं जो अभी विकसित हैं, बट नेचुरल है यहाँ से उनका एजुकेशन लेवल कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल, तो अगर जाते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है कि वो कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं।
हाँ सर, लेकिन पर्सनल चॉइस में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो ब्रेन हमारे देश का वो ड्रेन बिल्कुल ना हो। हर कोई यही चाहेगा कि जो हमारे देश का ब्रेन है वो यहीं के विकास में आगे बढ़े और देश को विकसित करने की ओर लेकर जाए। सर, इसी के साथ एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की और कहीं ना कहीं देखा जाता है जो हमारा पर्यावरण भी है वो एक देश का अभिन्न अंग है, या पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो इंजीनियरिंग है वो प्रकृति संरक्षण में या पर्यावरण के संरक्षण में किस तरह से योगदान दे रहा है? इसमें इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आज की तारीख में हम लोग अपने घर में एसी चलाते हैं जी। एसी इस वजह से चलाते हैं क्यों गर्मी हो रही है, लेकिन एक गर्मी को कम करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे 10 रीज़न और पैदा हो जाते हैं गर्मी पैदा होने के। इसी तरीके से हम लोग अपनी पावर की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, बिजली की खपत को बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होता है कि सरकार को या दूसरी कंपनियों को और बड़े बड़े सिस्टम लगाने पड़ते हैं, जनरेशन यूनिट लगाने पड़ते हैं। उसमें जो ईंधन जलता है उसकी वजह से जो गैसेस निकलती हैं, स्मोक निकलता है, उससे जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। उसकी जगह पे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी वगैरह है, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता है, हमें वो एनर्जी मिल भी जाती है। इसी तरीके से तमाम चीज़ें हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स में आया है BS6 वर्जन, तो BS6 वर्जन में अलग से उन्होंने एक अटैचमेंट टाइप का बिल्ट इन कर दिया है, जो इंजन का पार्ट है, मशीन का पार्ट है, तो वो अंदर ही काफ़ी सारे पोल्यूशन को अंदर ही एब्जॉर्व कर लेता है और जो स्मोक निकलता है वो लेस हार्मफुल होता है। इसी तरीके से इंजीनियर्स का योगदान होना चाहिए। जो नई नई चीज़ें हों सबसे पहले उसको अपना के एक उदाहरण पेश करें कि हम भी अपना एक योगदान दे रहे हैं पर्यावरण को संरक्षित करने में। बिल्कुल, और बहुत हद तक वो चीज़ें हो भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बातचीत अभी हम और भी आपसे करेंगे। फिलहाल दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और आप जानते हैं कि घर परिवार में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ और हमारे किचन या जो हमारे ज़िंदगी की छोटी मोटी समस्याएं हैं उससे हमें निजात दिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टिप। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को खुश रखिए। अगर बच्चा विचलित है, परेशान है, तो पहले पैसिफाई करा लीजिए, तब कुछ नया सिखाइए। छोटे बच्चे होते हैं, ये लोग स्टोरीज़ के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से भी, जैसा आपने बोला था, बहुत कुछ सीखते हैं। माध्यम बहुत सारे हैं चीज़ें सिखाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि किताब कॉपी लेके ही बैठिए, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप मदर हो, चाहे फादर हो, आपके पास टाइम होना चाहिए। वो टाइम अलग निकालिए अपने बच्चे के साथ में, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और ग्रेड्स या परफॉर्मेंस के पीछे मत भागिए, क्योंकि देर सवेर सब बच्चे कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेंगे, लेकिन अगर आप पीछे पड़ के प्रेशर डालेंगे तो चांसेस कम है कि बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन आप प्रेशर नहीं डालोगे तो भी बच्चा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करेगा, अपने पेस पे करेगा। हर बच्चे की अपनी पेस होती है, अपनी तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जानता है, वो ज़रूरी है बहुत। जी। सर, आज हम बातचीत कर रहे हैं इंजीनियरिंग विकास की आधारशिला किस तरह से है, और इस पर आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी। एक चीज़ जो हम आपसे अब जानना चाहेंगे वो ये है कि जब हम फील्ड की बात करते हैं, बहुत हद तक ये चीज़ देखी जाती है कि लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है या जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन कैसा है? सबसे पहली बात, जैसे ही किसी बच्ची को एडमिशन मिलता है कि इसे सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुई, तो बता रही सिविल में कैसे जाओगी, मैकेनिकल अलॉट हुई, कैसे जाओगे मैकेनिकल, कैसे पढ़ोगी, वहाँ तो मशीनों को बीच में रहना होता है। सिविल का हुआ तो तुम्हें तो वहाँ तो धूल धक्कड़ में रहना होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले ऐसा माहौल समाज में डेवलप करना होगा कि हमारी जो बच्चियाँ जा रही हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वो सुरक्षित रहें और अपने आप को पूरा सेफ फील करें। उसके बाद वो कहीं भी कोई भी शिक्षा ले सकती हैं। हम लोगों को समाज में दूसरा क्या करना होगा, अगर लाइट चली जाती फॉर एग्जांपल घर पे और मेरी बेटी है या किसी की भी बेटी है, तो वो कभी ये नहीं कोशिश करता है कि जाके बेटा देखो कि वहाँ पे फ्यूज़ उड़ा है कि नहीं उड़ा है, MCB डाउन है कि नहीं। तो हम लोग को प्रमोट करना चाहिए ना। जब आज की बच्चियाँ एयरक्राफ्ट चला रही हैं, बड़े से बड़ा काम कर रही हैं, तो एक तो हम लोग उनको वातावरण दें जो सुरक्षित रहे कि अगर रात बिरात भी उनको जाना हो, कहीं पे भी जाना, तो वो सुरक्षित रहें, कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा मूव कर सकें। दूसरी चीज़, जो भी काम आज मेल इंजीनियर्स कर रहे हैं वो फीमेल इंजीनियर्स भी करें। बिल्कुल। अभी क्या है
आईटी है, उसमें गर्ल्स जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रही हैं, इलेक्ट्रिकल तक में लोग कम जाते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा है, ये करीब 60 के आसपास का आंकड़ा है कि टोटल जितने इंजीनियर्स होते थे उसमें से केवल 1% गर्ल्स होती थी। बिल्कुल। 2020 का आंकड़ा है, ये करीब 23% तक पहुंच गया था। तो सर बहुत सारी ऐसी यानी ज़रूरतें हैं, कोशिश है ज़रूरतें जो हैं। नहीं, इस ज़रूरत को सरकार ने काफ़ी पहले रियलाइज़ किया। जी जब हम लोगों का बैच एंटर किया था, मैं लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, आईटी लखनऊ से, इसमें मेरे को मतलब कहते हुए एकदम बहुत शान अपने आप को मैं महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो हम लोग का फर्स्ट बैच था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में 10-10 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी हुई थी। तो उस लॉट में 20 बच्चियाँ तो कम से कम इंजीनियर बनी। पहले कंपटीशन टफ होता था, तो जब इस तरीके से आना शुरू हुआ तो हर फील्ड में आने लगी गर्ल्स। बिल्कुल। उसी को हम लोगों को आगे प्रमोट करना है और अपने घर में छोटे लेवल पे भी बात करना है, तो लोगों को ऐसे टेक्निकल काम बच्चियों से कराना चाहिए। और इसी तरह जो इंजीनियरिंग में महिलाओं की भागीदारी है उसको हम बहुत हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। सर वक्त हमारे पास कम है, हम आपसे बस आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि देश हमारा जो है वो विकासशील ज़रूर है लेकिन विकसित होने की राह पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो भविष्य में आप क्या देखते हैं, किस तरह से हमारा देश जो है वो इंजीनियर्स की वजह से विकसित होने की राह में जल्दी आगे बढ़ जाएगा? मैं इसमें थोड़ा सा आपसे एग्री नहीं करता हूँ। जी। विकासशील देश जरूर है लेकिन विकसित से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ सर, गैप बड़ा कम है। जल्दी हम लोग इसको हासिल कर लेंगे और मुझे फ़क्र है जो अभी इंजीनियर्स आ रहे हैं अच्छे, ये इसको जल्दी हासिल कर लेंगे, फिर हम लोग शान से कहेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई। और दर्शकों आपको बता दें, यतीश कथेरिया जी थे आज हमारे साथ, जिन्होंने आज बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस पर, बहुत सारी जानकारी हमें दी जो हमने यतीश जी के तौर पर आप तक पहुंचाई। और दर्शकों आपसे बस चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में, हमारे देश में हैं और उनको समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम विकसित होने की राह में हैं और उसमें जो इंजीनियर्स का रोल है वो बहुत बड़ा है, या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का रोल बहुत बड़ा है और इस चीज़ को हम समझें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सर शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज ये जो तकनीकी और विकास का उत्सव हमने आज के इस एपिसोड में, घर परिवार के एपिसोड में मनाया है, आशा यही करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो। और इसी के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर किसी दिन किसी रोज़ आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।